हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग डेली बाइट 3 फरवरी आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया बजट मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया, अम, जिसमें कि एक लोअर मिडल क्लास एंड मिडल क्लास को कैश इन हैंड कंजम्पशन के लिए काफ़ी एक खुला एक अलाउंस दिया गया है। कुछ आंकड़ों के हिसाब से कई लाख करोड़ रुपए एक कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होंगे अब अगले 1 साल में, और उससे कंजम्पशन की गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। गवर्नमेंट ने ये भी काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि कैसे 3-4 साल में उन्होंने अ, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ खर्चा किया, और अब क्योंकि वो काफ़ी खर्चा हो चुका है, उसमें और ज़्यादा बढ़ाने से बेटर ये है कि लोगों को हाथ में कंज़म्पशन। और मेरे को लगता है कि क्योंकि लोगों ने थोड़ा शोर भी मचाया पिछले 6 महीने में, तो एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे अ, इस गवर्नमेंट की, चाहे जितनी मर्ज़ी बुराई करें हम किसी भी बात पे, कि उन्होंने मार्केट की पल्स को समझा। नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो तो नहीं चाहते थे कि ये टैक्स कट्स हों, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छी गवर्नमेंट वो है जो लोगों की पल्स को समझे, नब्ज़ को समझे, और वही एग्ज़ैक्टली इस गवर्नमेंट ने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ना ना केवल लोगों की जीत है इसमें, बट एक कॉन्फिडेंस भी गवर्नमेंट के ऊपर वापस आएगा लोगों का। तो एक डबल जिसे कहते हैं कि बेनिफिट इसमें हुआ है। और जो ये आपका बजट को रिलेटेड जो कुछ लोगों की धारणा है कि भई ये बजट में अब अभी भी कुछ कमी रह गई है। तो मुझे लगता है कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 98% लोग जो इंडिया में हैं, उनको अब कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं देना है। तो एक तरह से उनके लिए तो टैक्स अबॉलिश हो गया है। ये डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं 98% लोगों के लिए। 2% लोगों ने, जिन्होंने टैक्स भरना है, वो भरेंगे, वो भरते ही आए हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स तो ख़ैर सभी को देना है। तो फ़ोकस गवर्नमेंट का अब इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ है। अब ये होप करना चाहिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा ना होए जिससे लोगों को कुछ तकलीफ़ पहुँचे। उसको सिम्प्लीफ़ाई करना चाहिए। इनकम टैक्स बिल जो अगले 1 हफ़्ते में आना है, मैं ये होप कर रहा हूँ कि उसके अंदर भी कोई ऐसे सरप्राइज़ ना हो जिससे ये थोड़ा-सा फ़ील गुड जो आया है, ये ख़राब हो। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछें, तो मुझे तो लगता है कि इससे बेटर इस समय पर और कुछ नहीं हो सकता था। इतना रिलीफ़ जो कंज़म्पशन के लिए दिया गया है, क्योंकि आप ये समझिए कि आप अगर डायरेक्टली भी इम्पैक्टेड नहीं हैं, सपोज़ आप 50 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपको जो भी 80,000, 1 लाख, सवा लाख रुपए जो भी उसका बेनिफिट मिला है, मैं कहता हूँ आप वो भी नहीं मानते कि सपोज़ वो भी बेनिफिट, मैं ओल्ड रेज़ीम में काम कर रहा हूँ, मेरे को उसका भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, उससे आपके एसेट्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स बढ़ेंगे, आपकी रियल एस्टेट बढ़ेगी, हर चीज़ उससे गेन होएगी। आपकी कंट्री में स्ट्रेंथ, आपकी करेंसी की जो है स्ट्रेंथ बन सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो डायरेक्ट अगर आपको बेनिफिट नहीं भी है, तो भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलें कि भई ये बजट बेकार है मेरे लिए। इफ द होल कंट्री इज़ गेनिंग, यू आर आल्सो गेनिंग अलोंग विद इट। तो सबका साथ अगर हो रहा है, तो आपका भी इसमें विकास होना चाहिए, और होगा, मेरे मेरे को ऐसा लगता है। बाकी तो समय ही बताएगा कि ये मेजर जो है, क्या ये इनफ था, काफ़ी था, ये जो करंट वीकनेस हमारी ग्रोथ रेट में चल रही है, जब नीचे आते जा रहे हैं, उसको पलटने के लिए। ये तो समय ही बताएगा। अब ये जो ग्लोबल एक ट्रम्प साहब ने एक एक टैरिफ वॉर छेड़ दी है, इसकी वजह से अब क्या-क्या नुकसान होंगे, ये अब आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो में, कि ट्रम्प टैरिफ कितनी बड़ी रोड ब्लॉक बन सकते हैं मार्केट के लिए। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। मार्केट कहाँ जा रही है? मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, थोड़ा और नीचे गई, लेकिन वापस बहुत अच्छे तरीके से आई। क्लोजिंग नियर द हाई ऑफ द डे हुआ, जो हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव साइन होता है। क्लोजिंग नियर हाई ऑफ द डे का मतलब है कि क्लोज होते-होते भी बायर्स थोड़ा हावी थे सेलर्स पे। तो नेट-नेट कल से चाहे मार्केट गिरी है, लेकिन कुछ अंडर करंट जिसे कहते हैं, अंदर जो अंदर की बात है, वो पॉजिटिव लग रही है अभी भी। वो इतनी नेगेटिव नहीं है, नहीं तो ये धड़ाम से गिरती मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मार्केट ये गैप कवर कर लेगी, तो फिर ये बढ़कर 24,200 को भी चैलेंज करने जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अ, और ये वक़्त बताएगा कि ये सही है या गलत है। माइनस 0.52% निफ्टी पर, निफ्टी जूनियर 1.3% डाउन, मिड कैप्स 0.98% डाउन, जो कि पिछले 4-5 दिन की बढ़त के बाद एक मामूली गिरावट है। स्मॉल कैप्स 1.74% डाउन, स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट हुई है फॉर श्योर। और बैंक निफ्टी 0.6% डाउन, वो भी ओपनिंग से ग्रीन में बंद हुआ है।
तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं वो इतने बुरे नहीं हैं जितना कि बताया जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन फेवर ऑफ डिक्लाइन, ज़्यादा डिक्लाइन थे, लेकिन 4-5 दिन से स्टॉक्स एडवांस भी हो रहे थे, इस करके भी एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आई है। तो एडवांस डिक्लाइन में 364 डिक्लाइन थे और 137 एडवांसेस थे। निफ्टी का कुछ जल्दी से हीट मैप देख लें तो 2-3 स्टॉक्स ही ग्रीन में थे, विप्रो, महिंद्रा, बजाज ट्विन्स, श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, 5-6 स्टॉक्स ये थे गेन में। और मेजर लूजर्स आईटीसी, लीवर, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, एल&टी, क्योंकि इनमें एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ अनाउंसमेंट होगी एनर्जी सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, वो नहीं हुई। और कुछ स्टॉक्स कल बहुत ज़्यादा बढ़े थे जैसे एशियन पेंट्स वगैरह, और उनमें थोड़ी गिरावट हुई आज 2.5% की। तो ये तो निफ्टी का हीट मैप था। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में काफ़ी ज़ोर की गिरावट हुई। स्टॉक्स जैसे एचएएल, आरईसी, पीएफसी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स हैं, इनमें एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ गवर्नमेंट अनाउंस करेगी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स का, वो अनाउंसमेंट नहीं आई तो ये गिर गए। कैपिटल गुड्स में फॉल हुआ कि भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, सीमेंस, एबीबी, इस तरीके के स्टॉक्स जो गिर गए। टीवीएस मोटर भागा क्योंकि अब मोटरसाइकिलें बिकनी चाहिए, लोगों के हाथ में पैसे होंगे, तो जेएसपीएल, वरुण बेवरेजेस, डीवीज लैब, ये कुछ स्टॉक्स बढ़े, चोला फाइनेंस, बजाज होल्डिंग वगैरह, इन स्टॉक्स में बढ़त आई। अगर हम सेक्टोरल ट्रेंड देखें तो मोस्टली सेक्टर्स रेड में थे। डिफेंस सेक्टर 5.1% जोर के गिरा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एनर्जी, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस, ये सभी 2% से ज़्यादा गिरे। एमएनसी स्टॉक्स, एफएमसीजी, काफ़ी गिरावट इनमें आई। सिर्फ आईटी सेक्टर में थोड़ी सी बढ़त आई 0.7% की, ना के बराबर। तो आज का दिन बढ़त वाले स्टॉक्स के लिए नहीं था, लेकिन हमें ये देखना है कि रियल एस्टेट जैसे बहुत कम गिरा आज, गिर सकता था बहुत जोर के, नहीं गिरा। ऑटो सेक्टर 0.1% ऊपर थे, गिर सकते थे, नहीं गिरे। तो डिस्पाइट वीकनेस कुछ स्ट्रेंथ कुछ सेक्टर्स में है, और वो जो कम गिरे हैं उसको वही दर्शा रही है। डिफेंस सेक्टर बहुत जोर के गिरा 5%। इसमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कोची शिपयार्ड, मेजागांव डॉक्स और इन कंपनियों में कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट, भारत डायनेमिक्स, लेकिन कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं आई और इस करके इन स्टॉक्स में भारी गिरावट। यहाँ पर एक मैं ये पॉइंट कहना चाहूंगा कि आपने नोट किया होगा पिछले साल भर में डिफेंस ओरिएंटेड फंड्स, ईटीएफ्स वगैरह बहुत सारे लॉन्च हुए। डिफेंस बहुत तेजी में था पिछले साल, और अब ये डिफेंस का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड की तरफ हो गया है, तो लोग अब उसमें फंस गए हैं। तो ये जितने भी थीम्स या थीमेटिक जो ये फंड्स होते हैं या पोर्टफोलियोज होते हैं, स्मॉल केस भी बनते हैं इसके ऊपर, उनमें बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें, क्योंकि एग्जिट आपको कैसे मिलेगा अब? अगर आप सेक्टर में घुस गए और सपोज आपने मोटे पैसे उस सेक्टर पे लगा दिए हैं, अब हो सकता है सेक्टर 3 साल परफॉर्म ही ना करे, फिर आप क्या करेंगे? सारे सेक्टर, सारे स्टॉक उसमें डाउन जा रहे हैं, एग्जिट का कोई प्लान नहीं है उसमें। आप बाहर तो निकल, अगर डिफेंस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो डिफेंस इंडेक्स तो गिरता जाएगा, डिफेंस इंडेक्स पता नहीं कब बढ़ेगा। तो ऐसे काम ना करें। एक जिसे कहते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे किसी सेक्टर का एक तो ना तो कंसंट्रेशन हो, ना उसके ऊपर फिक्स्ड एलोकेशन हो कि भाई मेरे को इतने पैसे तो इसमें लगा के ही रखने हैं। ऐसा नहीं, जो सेक्टर चल रहा हो वो अपने आप आपके स्टॉक में आ जाएगा। अगर आप जैसे मोमेंटम पर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, अपने आप जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, बेस्ट सेक्टर्स के, वो अपने आप आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि अब क्या चलने वाला है, ये आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होगा। अब आते हैं ट्रम्प साहब पर। ट्रम्प साहब ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं चाइना के लिए, कनाडा के लिए और मेक्सिको के लिए। तो ट्रम्प साहब ने क्या बोला है? मेक्सिको, कनाडा और चाइना पे हम टैरिफ लगा रहे हैं। 25% जो भी माल आएगा कनाडा से, उसे 25% लगा देंगे टैरिफ। मेक्सिको पे 25% लगा देंगे। चाइना पे 10% लगा देंगे। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रिंजेंट स्टेप, एक तरीके की दादागिरी चल रही है ये, क्योंकि बायर्स यूएस में है, वर्ल्ड की बाइंग मार्केट यूएस है। पैसा जो कंजम्पशन है वो यूएस में है सबसे ज़्यादा। इसलिए वो एक तरीके की, एक वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए लेकिन ब्लैकमेल है ये, कि भाई आप हमारे टर्म्स मानो, नहीं तो हम आपको इतना टैरिफ आपको देना पड़ेगा। एक तरह का हफ्ता वसूली है ये। इफ़ यू इफ़ यू सी इट इन अदर वर्ड्स, ये एक तरीके की हफ्ता वसूली है कि वो जो पुलिसमैन आ रहा है और कह रहा है भाई यहाँ पे तो ठेला लगाना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। यूएस इज सेइंग हमें सप्लाई करना है तो 25% टैरिफ दो, नहीं तो, क्योंकि हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। वही इंडिया भी करता है। इंडिया ने दुनिया भर के इंपोर्ट टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो हो सकता है कल को इंडिया पे भी यूएस बोले कि भाई तुमने क्यों इंपोर्ट टैरिफ्स लगा रखे हैं? तो गाड़ी इंपोर्ट करनी है तो 120% टैरिफ इंडिया लगाती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडियन कंज्यूमर कह रहा है भाई मेरे को क्यों महंगी इतनी गाड़ी बेच रहे हो, इतना क्यों टैक्स लगा रखा है? तो ये बड़े ट्रिकी सिचुएशंस हैं।
अगर सब कंट्रीज़ ने ऐसे टैरिफ लगाने शुरू कर दिया तो बड़ी डीग्लोबलाइज़ेशन टाइप की हो जाएगी, अपना-अपना करो। हर कंट्री अपने में सेल्फ सफिशिएंट हो जाओ, दूसरे पर रिलाई मत करो। इसका यही मतलब हो गया ना, जो ग्लोबलाइज़ेशन का ट्रेंड चल रहा था पिछले 40-50 साल से, 1980s में ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था, वो इन सब टैरिफ्स की वजह से रिवर्स हो सकता है, धीरे-धीरे करके। अगर सपोज़ टैरिफ लगा दिया और वापस नहीं हुआ ये, अभी तो कुछ ये भी कहानी चल रही है कि शायद वापस ले ले यूएस, ये अपना सिर्फ़ डराने-धमकाने के लिए किया है ये। वापस नहीं लिया तो क्या होगा? सपोज़ $100 का माल आ रहा था कनाडा से, अब वो 125 का पड़ेगा बायर को, राइट? वो टैरिफ तो सेलर पे लगाएँगे लेकिन सेलर अपनी कॉस्ट बढ़ा देगा। वो 125 में बेचेगा माल अपना, क्योंकि 25 तो उसको टैरिफ में देने पड़ रहे हैं। जो बायर है वो 100 की जगह अब 125 में खरीद रहा है होलसेलर यूएस में। वो अपने रिटेलर को 125 पे प्लस-प्लस करके मार्जिन करके बेचेगा। तो फाइनली क्या होगा कि कंज्यूमर जो यूएस में है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। जब तक कि रिप्लेसमेंट इंडस्ट्री यूएस में नहीं लगेगी, वो पता नहीं कब लगेगी, किस कॉस्ट पे लगेगी। तो यूएस की कंज्यूमर की तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाली है, अगर ये लगा रहा तो। तो एक्चुअली में जो ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। दसियों साल लगेंगे ये सब होने में। कल को अगर इन्फ्लेशन शूट अप कर गई वहाँ पे, तो कैसे भुगतेंगे फिर ट्रम्प साहब? उनके अगेंस्ट ही रिवोल्ट खड़ा हो जाएगा यूएस के अंदर। तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है यूएस में, जिस तरीके के ये बहुत डेलिकेट रिलेशनशिप्स होती हैं, ये ट्रेड को ऐसे गेम की तरह खेल रहे हैं लोग, कि भाई आज ये बिलियंस ऑफ डॉलर की सप्लाई चेन लगी हुई है, गाड़ियाँ बन रही हैं कनाडा में, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ग्रोसरीज़ आ रही हैं कनाडा से, मैन पावर आ रही है कनाडा से, और सडनली आपने ओवरनाइट कह दी 25% बढ़ा दिया हमने। तो उस इकोनॉमी की तो बुरी हालत हो जाएगी अगर वो नहीं सस्टेन कर पाए तो। तो ये एक तरीके की एक बिग डैडी टाइप की अप्रोच है, और मैं नहीं समझता कि ये एक ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड के लिए ये एक अच्छी अप्रोच है। इससे हर आदमी को डर लगेगा कि कल को ये हमारे भी कुछ इम्पोर्ट टैरिफ लगा दे, हमारे फंड्स ब्लॉक कर दे, जैसे कि रशिया के किए थे यूएस ने। तो आप ये देखेंगे कि सडनली एक सेकंड अल्टरनेटिव अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसकी तरफ फोकस बहुत बढ़ेगा। यूएस में जो लोग रह रहे हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा जो एनआरआईज़ हैं, गल्फ में एनआरआईज़ हैं, वो भी, उनका भी इंडिया की तरफ रुझान बढ़ेगा अब। क्योंकि ये कुछ भी पॉलिसी निकाल देंगे, कल को कहेंगे कि जी हम H-1B रिन्यू नहीं करेंगे, या हम सिटीज़नशिप नहीं दे रहे, 10 साल से आप रह रहे हो, कोई बात नहीं, आप 25 साल रहो, तब देंगे सिटीज़नशिप। कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि इंडिया के तब तक फ़ेवर में है ये, जब तक इंडिया पे टैरिफ्स ना लगे। अगर इंडिया पे टैरिफ लगेंगे तो इंडिया को भी दिक्कत बहुत होने वाली है। तो आज की डेट में नहीं है कोई टैरिफ इंडिया पे। मोदी साहब जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने, तो होपफुली कुछ इनकी रिलेशनशिप ठीक-ठाक रहे, बट इंडिया को एक न्यूट्रल सी पोज़ीशन से हट के यूएस सेंट्रिक पोज़ीशन पे जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। न्यूट्रल बने रहेंगे कि भई हम ना तो चाइना के साथ हैं, ना यूएस के साथ हैं, वो यूएस मानेगा नहीं। तो ये सिचुएशन है, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, तो अगले 3-6 महीने में मालूम पड़ेगा इस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट है। आज की डेट में तो इम्पैक्ट ये है कि रुपये की ज़ोर की पिटाई लग गई है, तो हम आते हैं उसके ऊपर। और ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी एक बेट है, एक गैम्बल है, और वो बेसिकली इसी के लिए माने जाते हैं कि वो बड़ी-बड़ी बेट्स लेते हैं, कभी सही जाती हैं, कभी गलत जाती हैं। डॉलर इंडेक्स एकदम से भाग गया है, 1.109.6 हो गया है। तो जो हम सोच रहे थे कि ये ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ से, वो नहीं हुआ है। वापस स्ट्रेंथ आ गई है डॉलर में, तो अब यूएस डॉलर बढ़ेगा तो बाकी करेंसीज़ पिटेंगी, और पैसा भी यूएस डॉलर मार्केट की तरफ जाएगा, तो एफआई सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। तो स्पाइक हुआ है डॉलर इंडेक्स यूएसडी आईएनआर में, 87.05 रुपया हो गया है। तो जो हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स भी बड़े खुश हो रहे होंगे कि भई उनकी पेमेंट अब 86 की जगह 87 रुपीज़ पर डॉलर में आएगी। तो मेरी आज ही किसी एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, एक्सपोर्टर से। वो ये कह रहे हैं 2 महीने से यूएस से ऑर्डर ही आधे हो गए हैं, आ ही नहीं रहे ऑर्डर। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो गई है कि आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर होगा तभी तो पैसे ज़्यादा मिलने का फ़ायदा है। एफआईआईज़ ने 92,000 करोड़ रुपए का माल बेचा है पिछले 1 महीने में, डीआईआईज़ ने 91,000 करोड़ का खरीदा है, तो अभी तक तो काफ़ी बैलेंस बना हुआ है डीआईआई और एफआई के बीच में। ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस अभी सिर्फ 2 ढाई % बढ़ा है नीचे से, लेकिन अगर ये ऑयल प्राइस जोर के बढ़ गया, तो इंडिया को बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऑयल प्राइस ही बढ़ रहा है और हमारी करेंसी भी पिट रही है। तो डबल एक इम्पैक्ट होगा इंडियन मार्केट को अगर ये हो गया तो। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ऑयल मार्केट एक सपोर्ट पॉइंट पे, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ से ऑयल का, तो इंडिया को बहुत फ़ायदा है, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर भाग गई ऑयल की, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और हमारी मार्केट आज की डेट में तो स्टेबल है मेरे हिसाब से, रीज़नेबली स्टेबल है, क्योंकि हम 3-4 महीने में बहुत सारा जो एक जिसे कहते हैं फ्रॉथ इन द मार्केट, जो एक बबल टाइप की, जो एक हॉट मनी जिसे कहते हैं कि स्पेकुलेटिव मनी है, वो तो निकल चुका है, क्योंकि
ऑलमोस्ट अब 7-8 महीने से कोई रिटर्न नहीं आई है नेट-नेट मार्केट में। तो जो बहुत शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटर होता है, वो निकल जाता है ऐसी सिचुएशन में कि जब मार्केट चलेगी तब वापस आएँगे और जिसकी पिटाई लगनी थी उसकी भी काफ़ी पिटाई हो चुकी है यहाँ पे। तो हमारी मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में है कि ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश भी अगर करी, तो बहुत ज़्यादा गिरने को मेरे ख़्याल से हमारी मार्केट में नहीं है। तो आराम से बने रहिए अपने सिस्टम में, ज़्यादा प्रोजेक्शन करके फ़ोरकास्ट करके कि भई निफ्टी गिर जाएगा, ट्रम्प ये कर देंगे तो मैं वहाँ खरीद लूँगा, इन सब चक्करों में मत पड़िए। अपनी जो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको फ़ॉलो करिए। ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अपनी अकल लगा के ओवर स्मार्ट कई लोग बन जाते हैं और वो अपना बहुत नुकसान कर लेते हैं। तो सिंपल चीज़ें करिए जो आपके लिए पास्ट में वर्क करा है। अगर कोई आप स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए और फ़ियर को अपने दिमाग से निकालिए। हम ऑलरेडी एक अच्छी रीज़नेबल ड्रॉडाउन पोज़ीशन पे आ चुके हैं मार्केट में। यहाँ से बहुत ज़्यादा पिटाई के चांस बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है ट्रम्प साहब के टैरिफ से क्या इम्पैक्ट होगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब बहुत इंटेलिजेंट कुछ कमेंट्स आते हैं इन टॉपिक्स पर, तो मेरी भी लर्निंग होती है उसमें, तो अपने कमेंट ज़रूर लिखा करिए और वीडियो को लाइक और शेयर तो करिए। आपने बहुत प्यार भेजा है इस चैनल के लिए, नए चैनल के लिए पिछले कुछ हफ्तों में, उसे बरकरार रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।